नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने बहुपद चैप्टर को पढ़ा अच्छी तरीके से, इसी प्रकार से हम आज तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक बहुपद समीकरण को क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। तो इसमें आपकी हेडिंग रहेगा दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। क्या हेडिंग रहेगा? दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। जैसा कि आपने कक्षा 9 में देखा था कि कहीं पे आपको समीकरण दिया रहे 2x + 3y = 5। तो यहाँ पे क्या है? x और y क्या है? x y क्या है? चर राशि है। और जहाँ पर कोई घात न दिखाई दे वहाँ पे क्या घात मानी जाती है? एक घात मानी जाती है, अर्थात रैखिक समीकरण है। ठीक है। और यह दो चर इसमें है, x और y है। क्या है? दो चर x और y है, इसलिए यह समीकरण दो चर वाला है और इसकी घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है। अर्थात यह कौन सा समीकरण हो जाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अगर दूसरा उदाहरण देखा जाए तो इस दूसरा उदाहरण है आपका, हो जाएगा x - 2y बराबर क्या है? 3। तो यहाँ पर भी देखिए अधिकतम घात 1 है और x और y दो चर राशियाँ हैं, इसलिए यह भी आपका क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x - 2y, इसको अगर पक्षांतर कर देंगे तो -3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहीं पर अगर आपको मिल जाए x बराबर क्या? 2, तो यह भी क्या है? अधिकतम घात 1 है, यह एक चर वाला हो जाएगा रैखिक समीकरण। अगर दो चर वाला बनाना है तो इसको लिख सकते हैं x + 0y। क्यों? क्योंकि 0 का y में गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर क्या? 2। अब यह आपका क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है। तो व्यापक रूप में हम क्या कह सकते हैं? व्यापक रूप क्या होता है कि वह समीकरण जिसको हम ax + by + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमारा a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। और हाँ, a डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और b डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब a का मान 0 नहीं हो सकता और b का मान 0 नहीं हो सकता। देखिए, अगर a का मान 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका इतना। तो ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा या रैखिक समीकरण हो जाएगा। अगर b बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, आपका a और a बचेगा, तो आपका हो जाएगा, तब भी बचेगा क्या? रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है। और a² + b² डज नॉट इक्वल टू 0 भी होता है। मतलब अगर a और b 0 नहीं तो हम कह सकते हैं a² + b² बराबर भी 0 कभी नहीं होगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे समीकरण का हल कह सकते हैं, ऐसे समीकरणों का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है। जैसे आपका ये समीकरण है 2x + 3y = 5। अगर x और y का मान इसमें कुछ ऐसा रखा जाए कि बाएं पक्ष के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। ठीक है। तो मतलब x और y का मान इसमें कुछ ऐसा रखा जाए, फिर हल किया जाए तो ये जो 5 आया है इसी के बराबर इधर का भी मान क्या आ जाए। तो वह जो मान होगा वही उसका क्या होता है? एक हल होता है। तो कह सकते हैं ऐसे समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है। लिख सकते हैं ऐसे समीकरण
समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। कि एक x के लिए तथा दूसरा y के लिए जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। क्या होता है? युग्म होता है। ठीक है। जैसे अगर हम उदाहरण लें, जैसे आपका पहला ही उदाहरण था, क्या कि 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 5। यदि अगर हम x बराबर 1 ले लें और y बराबर क्या ले लें? 1, और x और y का मान इसमें क्या कर दिया जाए? रख दिया जाए। तो रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाए। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? 2x प्लस 3y। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे y का मान कितना है? 1। तो इसमें गुणा 2 प्लस इसमें गुणा 3। ठीक है। बराबर क्या गया? 5। अब देखिए, ये भी 5 है और आपका ये जो मान पहले से है ये भी क्या है? 5 है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके राइट हैंड साइड के क्या आया? बराबर आया कि नहीं है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड मतलब क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आगे कि नहीं आया? तो ऐसा कोई मान, तो यह मान हमारा क्या क्या है? 1, 1 है। तो यही हमारा एक क्या है? युग्म है। एक क्या है? युग्म। एक क्या है? जोड़ा है। ठीक है। तो देखिए, आपका 1 और 1 आया। ठीक है। तो जो हमारा क्या है? x बराबर 1 है, x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 का एक हल है। एक आपको कक्षा 9 में बताया गया था। मतलब क्या है? x और y का ऐसा मान जो इसमें रखा गया और इस पक्ष के बराबर, मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या आ गया? बराबर आ गया। तो जब राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, मतलब दोनों मान x और y का ऐसा मान रखा जाए समीकरण में कि दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाए, तो वह जो मान बराबर लाता है वह मान उस समीकरण का एक क्या होता है? हल होता है। क्या होता है? एक हल होता है। ठीक है। जैसे x और y का अगर दूसरा मान लेते हैं, अगर इसके बराबर नहीं आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आपस में बराबर नहीं होता है, तो वह जो x और y का मान होगा वह समीकरण का एक हल नहीं होगा। ठीक है। जैसे क्या होता है, ज्यामितीय दृष्टि से अगर इसको देखा जाए, जो एक बिंदु हमारा 1, 1 आया है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 को निरूपित पर स्थित है, तो यह स्थित है, तो इसलिए लिख सकते हैं समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाले रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या होता है? जब दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का प्रत्येक हल, रैखिक समीकरण हमारा जो क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का प्रत्येक हल क्या होता है? एक्स वाई। मतलब इस x और y के मान में कुछ भी रखा जाए तो दोनों पक्ष आपस में क्या आ जाएगा? बराबर आ जाए। तो यह जो x y है, इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा
कि एक बिंदु के क्या होता है, संगत होगा, और इसके विलोमता भी ऐसा ही होता है। तो कह सकते हैं ये दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो चरों x और y में है। इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म या रैखिक युग्म कहते हैं। देखिए, जैसे कि दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो चरों जैसे x और y में है, इस प्रकार के समीकरण को दो चरों में रैखिक समीकरण का एक युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, तो दो चरों x और y में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चरों में लिख सकते हैं हम क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या, 0 है। तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म एक क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण में क्या है, एक युग्म है। देखिए क्या है, युग्म है। ठीक है, अब इसमें जैसे ले सकते हैं a1 के स्थान पे कोई मान ले लीजिए, b1 के स्थान पे c1 के स्थान पे, इसी प्रकार के a2 और b2 और c2 के स्थान पे कुछ मान लेंगे, आपको दो समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा, दो रैखिक समीकरण मिलेगा। रैखिक समीकरण क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो रैखिक जब समीकरण मिलेगा तो आपको पता है कक्षा 9 में बताया गया था कि यदि, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जैसे कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा कि यदि एक तल में यदि दो रेखाएं दी गई हैं तो उनसे केवल एक ही संभावना हो सकती है। क्या हो सकती है, जैसे दो रेखाएं दिया गया, मान लीजिए यही आपकी दो रेखा है। इससे आप क्या कर सकते हो, या तो पहली स्थिति आपकी क्या होगी, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, इस तरह से कहीं ना कहीं एक बिंदु पर क्या करेंगे, काटेंगे। दूसरी स्थिति आपकी क्या बनेगी, या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। या तो तीसरी स्थिति बनेगी, या तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर क्या होंगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती। इसी पर दूसरी भी रेखा होगी। ठीक है, तो क्या हो गई, संपाती। ठीक है, अब आगे उदाहरण लेंगे, उदाहरण के थ्रू आपको समझाया जाएगा, आपको अच्छे तरीके से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दो रेखाएं हैं तो तीन स्थितियां बनेंगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी, या तो दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर होंगी, या तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक रेखा आपकी ए है और दूसरी रेखा आपकी ए है, एक ही दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होती है। ये आपको कक्षा 9 में बताया गया था। तो इसी प्रकार से इसमें भी उदाहरण लिया जाएगा, अगर उसका ज्यामितीय अर्थ कार्तीय तल में दर्शाया जाएगा तो आपको ऐसे ही दोनों रैखिक समीकरण से ऐसे ही तीन स्थितियाँ प्राप्त होंगी, या तो एक बिंदु पर काटेगा, या समांतर होंगी, या तो क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, देखिए उदाहरण दिया है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। 9 रुपये में क्या खरीदी, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिलें और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। तो हम माना क्या लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 1 रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, तो अगर एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य, इसलिए 2 पेंसिल का मूल्य
बराबर 2x रुपया हो जाएगा। और 3 रबड़ का मूल्य y माना गया है, तो 3 रबड़ का मूल्य 3 रबड़ का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 3y। कह रहा है 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी, इन दोनों को मिलाकर कितना खर्च करती है 9 रुपये। तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर कितना 9। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर बाद में 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 4x रुपये। ठीक है। और 6 रबड़ का मूल्य माना गया 1 रबड़ का y, तो 6 रबड़ का मूल्य बराबर 6y हो जाएगा। और इन 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदने में कितना रुपया खर्च करती है कुल 18 रुपये, तो इन दोनों को मिलाकर 18 रुपये खर्च करती है। तो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर कितना 18। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमको ग्राफ बना के देखना है कि क्या ये दोनों रेखाएं जो हैं रैखिक समीकरण जो है एक ही रेखा पर काट रहे हैं कि एक बिंदु पर काट रहे हैं कि एक दूसरे के क्या है समांतर हैं। और उसको क्या करना पड़ेगा ज्यामितीय रूप से हल करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए ग्राफ को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण समीकरण से क्या बनाएंगे ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले इसको समीकरण के लिए ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ का मतलब चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे चार्ट बनाएंगे। ठीक है। तो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे देख लीजिए कैसे चार्ट बनाया जाएगा। जैसे आपका है 2x प्लस क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 9। क्या है 9। तो यहाँ से 3y बराबर क्या हो जाएगा 9। एक उधर जाएगा माइनस 2x, गुणा करे इधर जाके भाग करेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x बटे 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे क्या है y है। क्या है y। तो यदि यहाँ पे हम x